आज देखते हैं हम लोग गुप्त काल में प्रशासन और सामाजिक स्थिति के बारे में। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सारे मंदिरों के बारे में पढ़े थे, उसके स्थापत्य के बारे में पढ़े थे, गांधार शैली के बारे में पढ़े थे, मथुरा शैली के बारे में पढ़े थे। मतलब आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा जो पोर्शन था वो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग फिनिश कर चुके थे। वैसे देखिए, पिछले वीडियो में जो हम लोग जितने सारे मंदिर वगैरह के बारे में बताए, जैसे गुहा विलेज के बारे में बताएं, उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे जिस मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे दशावतार मंदिर के बारे में बताए थे, तो दशावतार मंदिर को क्या करना है, गूगल पे जाके चेक कर लेना, उसका इमेज को चेक कर लेना कि आखिर वो दिखता कैसा है। आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि जब तक हम उसके इमेज को हम देखते नहीं हैं तब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं आता। तो एक बार कहते हैं ना, चीज़ों को विजुलाइज जब हो जाता है तो वो चीज़ें हमारे मेमोरी में ज़्यादा दिन तक याद रहता है। बाकी उसके सारे कैरेक्टर्स तो हम बता ही चुके हैं। और इसके अलावा जो स्पेशल जो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे वहाँ पे उस मंदिरों के बारे में और भी काफ़ी कुछ डीप पढ़ाएंगे। अभी पिछले क्लास में हम लोग ये सब देखे थे कि वो मंदिर आखिर मतलब है कहाँ पे, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हम लोग उस लोकेशन के बारे में पढ़े थे। तो उससे आगे बढ़ते हम लोग आज देखते हैं कि गुप्त काल में आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और उसका सोशल कंडीशन कैसा था। सारे जब राजा लोग सबका पढ़ चुके हैं हम लोग, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सबके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ओवरऑल देखना है कि सबका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था। अगर हम बात करें गुप्तकालीन प्रशासन की, तो इस काल में प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षकों की तुलना सूर्य, यम, कुबेर आदि देवताओं से की है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशस्तिकार का मतलब क्या होता है? वैसे लेखक जो राजा की प्रशंसा के लिए लिखते हैं। नाम से ही लगता है प्रशस्तिकार, मतलब प्रशंसा के लिए जो लिखा गया है। तो किसकी प्रशंसा के लिए लिखा जाएगा? राजा की प्रशंसा के लिए लिखा जाएगा। राजा के लिए एकदम महिमा मंडित करते हुए लिखा जाएगा। आज राजा जी गए शिकार करने के लिए, तो मतलब एक तीर ऐसे चला है ना कि मतलब कि एक ही जानवर क्या, एक ही तीर से कई सारे जानवर मर गए। मतलब नहीं होते बढ़ा चढ़ा के, जैसे साउथ की फिल्मों में होता है कि गोली ऐसे चला है, फिर गोली जब तक कि उसको मतलब एक्ट्रेस को जब तक लगेगा तब तक जो है एक्टर को वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में एक्टर जैसे पड़ा हुआ है, अचानक से उसको लगता है अरे रे मतलब कि जो है जो उसकी जो प्रेमिका है उस पर गोली चल चुका है, उसको सपने में याद आता है। फिर वहाँ से वो दौड़े दौड़े गाड़ी से आता, तब तक गोली रास्ते में ट्रैवल कर रहा है, यूं ऐसे करके। अच्छा, मूवी वाले भी जूम करके थोड़ा दिखाते हैं, पूरा गोली का पूरा शेप दिखा देगा कि आगे थोड़ा नुकीला है, ऐसे करके जो अब पीछे पूरा ब्लर कर देगा, यूं जा रहा है। अब प्रेमिका अपने प्रेमी को याद कर रहा है कि बचाओ बचाओ टाइप का। उसके बाद जब प्रेमी आएगा कुछ देर के बाद, सोचो इतना टाइम मिल जाता है, फिर वो आएगा आराम से, फिर प्रेमिका को जो है लेके सीधा कूद जाएगा खाई में। अब सोचो खाई में भी मरने वाला नहीं है, वहाँ भी कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई पेड़ ऐसे लटका हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर यूँ ऐसे करके लटका हुआ रहेगा। तो ये जो सीन तुम देख रहे हो ना, पूरा जो बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया जाता है अभी के फिल्म में, ताकि लोगों को मज़ा आए। देखो फाइनली जो लिटरेचर कई तरह का होता है। कुछ लिटरेचर इस वजह से लिखा जाता है ताकि लोग पढ़े उसको मज़ा आ जाए, और कुछ लिटरेचर ऐसे होते हैं कि लोग पढ़े उसको चुभे, मज़ा ना आए बल्कि उसको लगे कि मतलब कि हमारा क्या पैरामीटर है। जैसे एक लिटरेचर का नाम बताते हैं, तस्लीमा नसरीन जो है बहुत ही फेमस राइटर है, उनका एक बुक है लज्जा। अब लज्जा में हम लोग देखते हैं कि जो सेकुलर मतलब जो कंट्रीज़ हैं, या जैसे कि भारत के जो उस समय जो बाबरी मस्जिद का जो मामला हो रहा था, तो मतलब यहाँ पर तो बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, तो इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश में कैसा पड़ा था, वहाँ के लोगों का नज़रिया हिंदू के प्रति कैसा है। तो पूरी तरीके से जब लिखा गया ना, तो उस किताब को लेकर के इतना ज़्यादा हाहाकार मचा गया, उसको बैन कर दिया गया, और वहाँ उसको तस्लीमा नसरीन को वहाँ से भगा दिया गया था, और आज तक वो नहीं जा पाई है, सिर्फ एक लिटरेचर की वजह से। तो वही लिटरेचर जो पढ़ने में कभी कभी बहुत मज़ा आता है, चंपक टाइप का जो होता है, और वही लिटरेचर जो एक टाइप का ऐसा होता है जो कि तुमको मतलब इतना खतरनाक लेवल पे होता है कि तुमको हो सकता है कि वहाँ से भगा ही दिया जाए, मतलब काफ़ी किसी को बुरा भी लग सकता है। तो इस समय का जो लिटरेचर वो कैसा था? प्रशस्ति टाइप का। निश्चित रूप से राजा के खिलाफ लिखने की हिम्मत तो बहुत सारे साहित्यकार में बिल्कुल नहीं था, और ये चीज़ के वजह, अच्छा, राजा लोग अपने लेखक लोग को कभी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देते रहते थे। अच्छा, खुद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो पढ़े थे, उनके जो नवरत्न थे, अपने नवरत्न में जैसे कालिदास भी थे। देखो कालिदास के साथ हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि कालिदास और बाकी राइटर्स में एक फ़र्क है कि कालिदास उस तरह चंपक टाइप के नहीं थे। अगर वो भी चंपक टाइप के होते जो सिर्फ और सिर्फ राजा की प्रशंसा करने में लगे होते, तो शायद उनको आज हम एक महान कवि के रूप में तो हम डेफिनेटली नहीं जान रहे होते। तो कालिदास के बारे में महान कवि इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके जो कई सारी रचनाएं जो हम लोग पढ़ेंगे, उनकी चीज़ें ज़्यादातर प्रेम कथा पे होता है। विरह जो था ना, प्रेम कथा में भी जो विरह है, जो तड़प होता है, जब
प्रेमी प्रेमिका से अलग होता है तो उनके बीच जो एक विरह, जो खालीपन जो होता है, लोग कैसे मतलब एक दूसरे को याद करके मतलब परेशान होते हैं, इस चीज़ पर उनका फोकस ज़्यादा रखा है। अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है, ऐसे कई सारे जो उन्होंने लिखा उस चीज़ पे। जबकि तुम देखना कि कालिदास मतलब राजा की चर्चा ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है राजा है तो अपने जगह का है। मतलब वो उस तरह के नहीं थे कि चिंपू टाइप का था, देना तो दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर तुम हमें धन संपत्ति देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। तो थोड़ा नहीं समझते, एक होता है राइटर उस टेम्परामेंट का होता है। तो कालिदास को इसलिए महान कहा गया क्योंकि वो उस टेम्परामेंट के थे। कबीर खुद अपने टाइम में उस समय के राजा को वो टेरते नहीं थे, तो कबीर का खुद ही मेंटलिटी ऐसा रहता था, वो किसी राजा के अंदर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे भी वर्तमान सरकार में जो कुछ मीडिया ऐसे हैं जो सरकार, अच्छा वही सेम एग्जांपल वैसे ही प्रशस्तिकार में तुम देख सकते हो, गोदी मीडिया जस्ट लाइक अच्छा एग्जांपल है ये। जैसे गोदी मीडिया अभी क्या कर, सरकार की सिर्फ तारीफ और सिर्फ तारीफ, जबकि कुछ एक चैनल ऐसे हैं जो कि तारीफ तो भूल ही जाओ, जो सरकार को हर बात पे लगभग खाली चपत लगाता है। और मेरे ख्याल से एक अच्छा मीडिया वही है जो सरकार की तारीफ कम करे और आलोचना ज़्यादा करे, क्योंकि सरकार हम चुने काम करने के लिए, अगर वो गड़बड़ करती है तो सरकार की तारीफ करने के लिए उसको हमने सरकार बनाया कि देखो हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी जी को बना दिए। अब पता चल रहा है कि अभी मज़े ले रहे हैं सबके। तो सरकार का हम चुनाव उसको काम करने के लिए चुने हैं और उनको प्रशंसा करने के लिए नहीं चुने। काम अगर नहीं होगा तो उसको याद दिलाते रहना, विपक्ष का काम है उनको याद दिलाना, समझ रहे हो। जस्ट लाइक नौकर हैं वो नौकर, और नौकर की हैसियत क्या होती है कि जो तुम्हें काम मिले उस काम को अच्छे से करना है। लेकिन कभी कभी यही चीज़ सरकार भूल जाती है। लेकिन उस समय के राजा और अभी के राजा में ये चीज़ तुमको बहुत जगह सिमिलरिटीज़ दिखे। जितने भी गोदी मीडिया वो अपने आप में क्या एक प्रशस्तिकार ही तो है। अब योगी जी का अभी चुनाव चल रहा है यूपी में, तो अभी कुछ जो एबीपी वाले और भी कई सारे चैनल्स वहाँ पे लिखना, मतलब उसमें देखना टैग लिखाने लगा कि योगी के खिलाफ पाकिस्तान में जो है कुछ इस तरह का प्लानिंग चल रहा है, पाकिस्तान की चाल है, जो इस तरह की जो भारी भरकम जो बनाया जाता है, पाकिस्तान की चाल योगी के खिलाफ, इस तरह से। आज योगी जी फलाने जगह पे गए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है नाकू चने चबाना पड़ जाएगा, पाकिस्तान को जो है घुस करके हमारे सेना लोग गोली मारेंगे। तो इस तरह की जो बातें होता है, जो असली मुद्दे से भटकाने वाली बात होता है, यही असल में क्या है, प्रशस्तिकार है। अच्छा उस समय लोग क्या कहते थे, अच्छा अभी के तो राजा को तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारे खुद मोदी जी के बारे में 10 अवतार कहा जाता था, विष्णु के 10वें अवतार हैं। अभी समझ में लोगों को आ रहा होगा कि कौन से अवतार हैं, है ना। लोगों को होता क्या ना, शुरुआत में चीज़ें जब बदलती है उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है ना। वैसे इस गवर्नमेंट की भी कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग फजीहत ही उड़ रहा है अभी तो, खास करके इकोनॉमिक्स के मामले में तो काफ़ी खराबी चल रहा है। उस समय राजा को क्या बोलते थे लेखक लोग, देखो उस समय राजा को लेखक लोग क्या बोलते थे, ये हमारे सूर्यदेव हैं, यम हैं, कुबेर हैं। अब कुबेर तो इसलिए कहते होंगे ना क्योंकि उनको अच्छा खासा धन संपत्ति मिलता होगा, तो जय जयकार लगाते होंगे कि आपकी जय हो, राजा जी की जय हो। और राजा जी जो है, अब किसी को मान लो उस दिन राजा जी मूड में थे, अब कुछ अच्छा जो है शेरो शायरी पढ़ दिया होगा कि मतलब राजा जी कुछ शायरी पढ़े होंगे, सॉरी राजा जी के लिए कुछ अच्छा शायरी लिखे होंगे कोई, या फिर कविता, राजा जी को अच्छा लगा, राजा जी अपना गर्दन का उतार के ले भाई रख ले, ऐस कर जा जी ले अपनी ज़िंदगी। लेखक खुश, अब अगले बार थोड़ा सा बढ़िया से नमक मिर्च लगा के लिखेगा राजा के बारे में, मतलब सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ ही करेगा। तो इसलिए राजा के बारे में ये सारी जो है ये टाइटल देखने को मिलता है कि राजा के पीछे सूर्य, यम, कुबेर, ऐसे ऐसे बातें लिखा हुआ मिला है। उनकी तुलना देवताओं से की गई है कि राजा, क्योंकि ये देवता है। लेकिन ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं, उनकी तुलना मतलब होता है ना, किसी का नाम तुम देवताओं से कंपेयर कर सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो देवता ही है। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वो राजत्व दैवी सिद्धांत आ गया, मतलब देवताओं के हिसाब से जैसे नहीं होता कि एक हमारे हर एक सिद्धांत पे देवताओं का नियम चलेगा। जैसे कि बहुत सालों तक जो है जो ब्रिटेन वगैरह जैसे कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री था, वहाँ पर तुम देखना कि बहुत सारे नियम जो है चर्च के हिसाब से चलता था। तो ऐसा भी नहीं था कि भगवान के दैवित्व नियम चलेगा। एक फिल्म था बहुत ही फेमस था, उसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स जब पूरा देखना तो वहाँ पर यही चीज़ ज़्यादा दिखाया गया। उसमें अच्छे से दिखाया गया कि पुराने समय में जो ब्रिटिश का जो वहाँ पर जो दौर था, वो किस तरीके से वहाँ ब्रिटिश या फिर कह सकते हो जो पश्चिम में जो लोग रहते थे, उनका रहन सहन का तौर तरीका क्या था। लोगों को मृत्युदंड भी देते थे तो वो मतलब कि भगवान के लिए दिया जाता कि भगवान के हिसाब से तुम उनके नियम के हिसाब से गलत किए हो, है ना। तो धार्मिक नियम उस तरह से।
जबकि वहाँ पर कोई वैसा दैवित्व उत्पत्ति नहीं था, सिद्धांत उस तरह का कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ नाम से ही सिंबॉलिक रूप में था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है इन सारी चीज़ों का? मनुस्मृति में मिलता है कि राजा को यम, मतलब राजा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मनुस्मृति में लिखा है। ये वही चौपट टाइप का किताब है जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इनमें बहुत सारी फालतू फालतू बातें भी लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से अब भी इसको पढ़ना यूजलेस बात है ना। कुछ लोग अभी भी हैं जो इनके फेवर में आ जाते हैं कि हाँ वैसे ये तो नहीं कहेंगे कोई भी किताब में सारी बात ही गलत होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये किताब क्या है, एक जहर ही है। मतलब अगर इसको ठीक से कोई फॉलो करना चाहे तो दूसरे का ज़िंदगी ठीक ठाक बर्बाद कर सकता है कोई मनुस्मृति पढ़ कर। खास करके औरतों और दलितों का तो एकदम खिलाफ ही लिखा है लगभग कई सारी बातें। और देखो काफ़ी सालों तक लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसे राइटर्स भी थे उस समय जो कुछ प्रगतिशील, जो आज भी बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं। तो वानभट्ट जैसे ऐसे लोग थे जो उसी टाइम ऐसे किताबों का विरोध जम के किया था, है ना। मनुस्मृति तो बाद में लिखा है, जैन बुद्ध के तो काफ़ी बाद में लिखा गया ना। उसके बाद देखते हैं कि शासन का केंद्रीय बिंदु क्या था, राजा। तो सीधी सी बात है, राजत्व सिद्धांत तो था ही, मानते कि देवत्व सिद्धांत नहीं था, लेकिन राजत्व सिद्धांत तो था ना। राजा की मर्जी से ही सारा कानून चलेगा, राजा जो बोलेगा वही कानून होगा, तो उस समय भी चलता था। तो राजा का केंद्रीय बिंदु क्या, शासन का केंद्रीय बिंदु क्या है, राजा। तो राजा बहुत सारी चीज़ें फैसला कौन, लोकतंत्र जैसी बात तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि पहले पढ़े थे तो लिच्छवी गणतंत्र के बारे में पढ़े थे ना, लिच्छवी गणराज्य के बारे में पढ़े थे, चेटक के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर शासन गणतंत्र जैसा था। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हमारे पास मौजूद था, लिच्छवी। उसके बाद कुछ जो गुप्त शासक थे, कुछ क्या मतलब बहुत सारे जो गुप्त शासक थे। अब देखो ये जब अपने नाम का, जब अपने आप का तुलना सूर्य यम कुबेर से करेंगे तो फिर अपने टाइटल के पीछे भी तो, मतलब अपने नाम के पीछे भी तो कुछ भारी भरकम टाइटल लगाएंगे। तो अब राजा जो है, अब जैसे छोटा छोटा राजा सिर्फ राजा लिखता होगा, फिर राजा से जो ऊपर वाला होगा जो थोड़ा सा ताकतवर टाइप का राजा होगा वो क्या लिखता होगा, महाराजा। उसको लगा कि यार राजा महाराजा तो छोटा मोटा बात हो गया, मेरे नाम चूँकि हम सम्राट टाइप के हैं, बहुत बड़े टाइप के हैं, तो हमारा नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, भारी भरकम होना चाहिए। अच्छा, ये सुझाव कौन दिया होगा, यही लोग जो प्रशस्तिकार था। राजा को बोला कि राजा वैसा है कि अब आपका नाम जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हैवी टाइप का होना चाहिए। तो बोला ठीक है, तब अच्छा जैसे कोई नाम सुझाव। तो बोला ये रख लीजिए आप, महाराजा धीराज। मतलब सभी राजाओं का जो सबसे बड़ा राजा है उसको क्या बोलते हैं, महाराजा धीराज। और क्या नाम बोला, चलो एक नाम तो चलो ठीक लगा, कुछ और नाम भी बताओ, है ना, कुछ नया फ्लेवर में बताओ। तो नया फ्लेवर में एक और नाम क्या पड़ गया, परम भट्टारक। उसको बोला ये कैसा नाम, बोला नहीं ये भी नाम ठीक है, आपको नहीं पता है, इसका मीनिंग हमको पता है और आपको ज़रूरत भी नहीं है समझने का, आप बस ये टाइटल लगा लो, नाम बहुत खतरनाक टाइप का है ना। जैसे किसी किसी बच्चे का नाम बड़ा भारी भरकम होता है, लेकिन उसको नाम तो बड़ा भारी उसको खुद नहीं पता है कि मेरे नाम का मतलब क्या है, लेकिन चलो नाम अच्छा लग रहा है, थोड़ा भारी भरकम टाइप का, तेज प्रताप सिंह। अब बच्चा इतनी सा है, मतलब टिल्लू सा साइज का बच्चा, उसका नाम है तेज प्रताप सिंह। अब उसके पापा का थोड़ा सा मूड बदल गया तो तेज प्रताप के पहले ठाकुर लगा दिए। बेटा अपना नाम स्कूल में जब लिखा ना तो कोई तुमसे पूछे तो क्या बताना, ठाकुर तेज प्रताप सिंह। तो इस तरह से नाम, इतना बड़ा नाम है, बच्चा इतनी सा है, बच्चा अभी तक नाक उसका मतलब बहना ठीक से बंद नहीं हुआ है। अब सोचो नाम ऐसा ऐसा भारी भरकम होता है। तो गुप्त शासक कमजोर टाइप के भी गुप्त शासक थे, ध्यान देना, हम पढ़े थे ना स्कंद गुप्त के बाद जितने भी शासक थे वो थोड़ा सा कैसा था, बच्चा टाइप का था, मासूम जैसा था, मतलब ज़्यादा उनको शासन का उतना अनुभव नहीं था। वो लोग भी इनका नाम का यूज़ करने लगा था, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, वो बस वही बात है। जैसे तेज प्रताप वाला उदाहरण दिया ना, बस वही वाला एग्जाम्पल है वहाँ पे। बाकी अगर समुद्रगुप्त लगाते हैं तो समझ में भी आता है, चंद्रगुप्त सेकेंड लगाएं तो वो भी थोड़ा समझ में, क्योंकि भाई विक्रमादित्य से शक को हराए थे, तो चलो ठीक है लगा ली, भाई भी है भी नाम। अब जरा सा देखते हैं कि राजा मानते हैं कि वो केंद्रीय बिंदु था, लेकिन राजा की सहायता करने के लिए, राजा अकेले तो करेगा नहीं, तो राजा का हेल्प करने के लिए कौन सा था, मंत्री परिषद था। और मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है, मंत्री परिषद मतलब क्या, राजा को मदद करने के लिए कुछ लोगों का जो समूह था जिसको हम लोग मंत्री कहते हैं। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का काउंसिल, परिषद को क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं इसमें, यानी कि मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। आज भी जो सरकार के अंदर जो जितने सारे मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करते हैं ना वो। तो मंत्री परिषद इसके, अच्छा इसके ज़्यादातर जो मेंबर होंगे वो किसके होते थे, उच्च क्लास का होता था, उच्च वर्ग के जो हाई क्लास के लोग होते थे उसी को शामिल किया जाता था। मतलब जो थोड़ा सा कहते हैं धनी वर्ग के जो लोग होंगे
तो धनी वर्ग के जो लोग थे उन्हीं को मंत्री परिषद में जगह मिलता था, सभी लोगों को मंत्री परिषद में जगह नहीं मिलता था। अच्छा, मंत्री परिषद में जो सदस्य होते थे उस सदस्य को कहते क्या थे? उसके मेंबर को कहते थे आमत्य या फिर कुमारमात्य। जैसे अभी जो सांसद, अच्छा जो सांसद भवन में जो जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके मेंबर को क्या बोलते हैं? सांसद ही कहते हैं। तो जस्ट लाइक ये भी क्या है? सांसद ही थे ना उस तरह में, जो राजा को सुझाव देते होंगे। तो राजा कोई भी फैसला करता होगा तो वो अपने अमात्य से पूछता होगा, या फिर अमात्य कह लो या फिर तुम कुमारामात्य कह लो, ठीक है। अब ये मत समझना कुमारामात्य में कि मतलब जो अमात्य कुमार होगा, मतलब जिनके शादी वादी नहीं हो रखी होगी, उनसे भी अलग पूछा जाएगा, और फिर जो वैवाहिक जीवन गुजार चुके हैं उनका अलग नाम होगा, ठीक है। तो ये आमत्य कह लो या फिर कुमारामात्य बातें की है, ठीक है। अब यहीं से देखो एक चीज़ और कंसेप्ट आया, जो हम लोग सामंतवाद मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, भरा हुआ मिलेगा। सामंत ने ऐसे किया, सामंत ने ऐसे किया। अरे सामंत वही थे जिनके पास बहुत सारा ज़मीन था। अच्छा, जब ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता था और राजा जब कमज़ोर पड़ जाता था, सामंत खुद कहते थे हम ही राजा हैं। जो छोटा छोटा टाइप का जितना भी राजा देखने को मिलता है वो अपने दौर में क्या था? सामंत ही तो था। याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे इनके बारे में, सिमुक के बारे, हाँ सिमुक के बारे में याद कर लो। कुषाणों के संस्थापक थे ना वो खुद ही अच्छा चलो याद आ गया तब तो, ठीक है। तो सिमुक के बारे में, तो जब भी कोई अगला वंश देखना, वो जो राजा होता है वो पिछले किसी न किसी राजा का क्या होता है? सामंत ही होता है। अब यहीं से सामंतवाद स्टार्ट हुआ। देखना यहाँ पर ये नहीं है कि सामंत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सामंतवाद का एक जो होता है थ्योरी वो स्टार्ट हुआ है। मतलब यही चीज़ कि जैसे कि छोटे छोटे लोगों को बहुत सारे ज़मीन वगैरह दिया जाता, भूमि दान होने लगा। अब सामंत का मतलब ये भी होता है कि जैसे एक एरिया तुमको दे दिया गया, अब वहाँ से तुम टैक्स कलेक्ट करके दो और हमको जमीन दो। अब टैक्स का रेट भी हम लोग पढ़ेंगे कि 1/4 से लेकर के 1/6 तक का था। उस समय जो टैक्स लिया जाता था वो लगभग 16% से लेकर के 25% तक टैक्स लिया जाता था। और मज़े की बात क्या है, उस समय जो व्यापार होता था तो व्यापार में टैक्स जो है घटाया और एग्रीकल्चर में टैक्स बढ़ाया। वो चाहता था, गुप्त काल के लोग, गुप्त काल के शासक चाहते थे कि हमारे यहाँ से व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो, कृषि कम भी हो तो चलेगा। कृषि तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है, लोहे का विकास हो चुका था, लोग खेती करना आराम से सीख गए थे। तो एग्रीकल्चर भू राजस्व अच्छा खासा लेते थे, जबकि व्यापार को बढ़ाने के लिए टैक्स कम लगाते थे ताकि व्यापारी आराम से व्यापार कर सके, ठीक है। अब कह सकते हो एक तरह से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उस समय काफ़ी अच्छा था। जैसे भी भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा बेहतर होते जा रहा है लगातार, सरकार कोशिश करती है, बेशक महंगाई पे कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है ताकि विदेशी लोग यहाँ आए, फॉरेनर आए यहाँ पर, हमारे पास डॉलर ज़्यादा हो। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि डॉलर ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है, वो कभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, सामंतवाद का यहाँ पर उदय दिखता है क्योंकि राजा लोग अब छोटे छोटे सामंत लोगों का जो है पद बना देते हैं। नाम बेशक सामंत नहीं है, नाम जो है वो आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि कई सारे अधिकारियों के क्या क्या नाम थे, हम सब बताएंगे अभी आगे चल के। लेकिन वो सामंतवाद मतलब उनको ज़मीन का टुकड़ा दे देता था, उस एरिया का कलेक्ट करके टैक्स जो होता था भू राजस्व वो ला करके राजा को दे देता था। एक समय के बाद फिर वही देखना राजा बन जाएगा। जब गुप्त शासक, जो स्कंद गुप्त के बाद के जो शासक होंगे, जब वो कमज़ोर पड़ेंगे तो यही लोग क्या बन जाएगा, यही सामंत लोग फिर राजा बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखना, जितने भी अधिकारी थे वो ऐसा नहीं था कि अधिकारी का बेटा अधिकारी था। ध्यान देना, राजा का बेटा राजा था लेकिन अधिकारियों का बेटा अधिकारी नहीं था, मतलब वंशानुगत नहीं था। तो अधिकारी जो चुना जाता था वो उसके काबिलियत के हिसाब से, जिसमें दम होगा वो बनेगा अधिकारी। जैसे आज यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद दंड व्यवस्था हम पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी उदार टाइप का था, मतलब छोटा मोटा कुछ किया हो तो उतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अगर तुम कुछ भयानक वाला कांड कर दिए हो, मतलब जब गलती कांड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बड़ा गलती बोलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, तब भी नहीं मिलता था मृत्यु, मतलब कैपिटल पनिशमेंट तब भी नहीं था। आज भी भारत में कैपिटल पनिशमेंट पे बहस छिड़ा हुआ है कि कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार संविधान में लिखा है, लेकिन राज्य मारने का अधिकार तो नहीं ले सकता, मतलब कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार तो निहित नहीं है। तो फिर क्यों हमें, मतलब अभी ये बहुत लंबा बहस चला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कि मृत्युदंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई बड़ा कांड किया हो तो आपका हाथ काट लिया गया, हाथ ही काट देगा यहाँ से। उसके बाद राजा का पद वंशानुगत था लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा बेटा ही कोई बनेगा राजा,
ऐसा नहीं था पहले। जो भी उनके बेटे में से जो भी काबिल होगा वो बन जाएगा। तुम खुद ही देखना, जो पहले भी हो चुका है इसमें। किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखे थे, है ना? रामगुप्त, हाँ करेक्ट। उसके बाद देखो गुप्तकालीन जो प्रशासनिक इकाई है, ये थोड़ा सा देखते हैं, उसका फिर इसको मिटाएंगे ना तो पूरा बताएंगे उसका जो कैसे ग्राम का नाम क्या होता है, उसके बाद राज्य तालुका कैसे, उस सब चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी कैसे है, जिला है, फिर क्या है, जिला कह रहे हैं, पहले तो ग्राम है, ग्राम के ऊपर क्या है, पंचायत वगैरह है, पंचायत के ऊपर जिला है, अच्छा प्रखंड आ जाएगा, प्रखंड के ऊपर क्या आ जाएगा, जिला आएगा, जिला के ऊपर राज्य आएगा, राज्य के ऊपर देश होगा। तो ये क्या एक इकाई तो हुआ ना। तो देखो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई में देखते हैं कि जो अधिकारी थे, अधिकारियों को सैलरी कैसे मिलता था? नगद तो मिलेगा, कैश में, सिक्का चलता था उस समय, पढ़े समुद्रगुप्त का सिक्का जो है जिसमें बीना बजाते हुए, तो उनको सिक्का भी मिलता था और भू राजस्व भी मिलता था, ले भाई अनाज लेके जा, तो दोनों तरीके से मिलता था। उसके बाद ग्राम प्रशासन के लिए, ग्राम प्रशासन के लिए जो ग्राम पंचायत जो था उस समय, जो मुखिया का जो तुम पोस्ट कह सकते हो, उनको पूरा ऑटोनॉमी था, काफ़ी स्वायत्ता दिया गया था कि आप आराम से अपने गांव को कंट्रोल करो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब राजा आपके मामले में ज़्यादा इंटरवेन नहीं करेगा। तो ऑटोनॉमी था उस समय काफ़ी कुछ। तो एक तरह से देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था एक अच्छी कंडीशन में, अगर कोई पूछेगा तुमसे, जब हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर कभी लिखने के लिए आ जाए तो हम गुप्त काल के बारे में वर्णन कर सकते हैं ना, कि गुप्त काल के वक्त में, गुप्त काल के समय जो है ग्राम प्रशासन काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा था, एक ऑटोनॉमी मिला हुआ था उसको, ऐसा कह सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद बताते हैं कौन कौन सा इसका इकाई था, प्रशासनिक इकाई। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि भूमि उपयोगिता की दृष्टि से जो कर लगाए जाते थे उस समय, मतलब कि जमीन किस किस टाइप का हो सकता था और उसके हिसाब से कर लगाया जाता था। बात करते जैसे क्षेत्र, क्षेत्र भी एक प्रकार से क्या था, कर था। अब ये कर कैसा लिया जाता, जो भी वैसा जमीन जो कि खेती के लिए उपयुक्त होता था, तो जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि होता था उससे किस प्रकार का कर लिया जाता था, क्षेत्र। तो क्षेत्र एक प्रकार का क्या था, कर था, ठीक है। तो जो ज़मीन पर खेती होगा, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, यानी कि वैसा ज़मीन जो खेती के लिए अच्छा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उससे जो टैक्स लिया जाएगा, मतलब बढ़िया ज़मीन से लिया जाने वाला जो कर होगा उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र। उसके बाद है वास्तु। अब ये थोड़ा इजी, वास्तु तो वास्तुशास्त्र बोलते हैं ना, वास्तुशास्त्र किसका निकालते हैं, घर कैसे बनाएं, किस दिशा में हमारा कमरा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ होता है किससे, ज़मीन से रिलेटेड होता है, मतलब कि घर से रिलेटेड होता है। तो मकान निर्माण, वैसा ज़मीन जो ज़मीन घर बनाने के लायक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वास्तु। तो उससे किस प्रकार का कर लिया जाएगा, वास्तु नाम का कर लिया जाएगा। उसके बाद है खिल। खिल किसको बोला जाएगा, देखो वैसे ज़मीन को, एक चीज़ बता, भूमि कर नहीं है दरअसल, ठीक है, ये उसका नाम है, ज़मीन का नाम है, ठीक है, भूमि उपयोगिता की दृष्टि से। तो क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो वैसा जमीन जो खेती के लिए अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र। जैसे अभी कैसे बोलते हैं, कुछ ज़मीन को बंजर भूमि बोलते हैं, कुछ ज़मीन जो उपजाऊ होता है उसको उपजाऊ भूमि कहते हैं। इसी प्रकार के उस समय जो ज़मीन को घर बनाने के लायक हो, मकान निर्माण के लिए अच्छा है, तो जैसे रोड के किनारे किनारे का जो ज़मीन होता है, अक्सर लोग वहाँ पे बसना पसंद करते हैं, तो उसको वास्तु कहते हैं। खिल किसको कहते हैं, परती ज़मीन को क्या बोलते थे, परती ज़मीन को क्या बोलते थे, खिल बोलते थे। उसके बाद अपृहत क्या होता था, बिना जोती गई जंगली भूमि, वैसा जंगली भूमि जिसमें कि मतलब अभी भी जंगल ही है, उसको जुताई वगैरह हुआ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अपृहत बोलते हैं। अब गोचर क्या बोलते हैं, वैसा ज़मीन जो चारागाह के लिए, जहाँ पर जानवर चराते थे, तो वैसे ज़मीन को क्या बोलते थे, गोचर। गोचर गाय चरा, गोचर, ठीक है। अप्रदा क्या था, जहाँ पर कोई पर्दा नहीं करना है, मतलब जहाँ बेशर्मी आ जाए, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा करो, तो उसको क्या बोलते हैं, वैसा ज़मीन जो लड़ाई झगड़ा वाला हो, यानी कि विवादास्पद ज़मीन हो, उसको क्या बोलते हैं, अप्रदा ज़मीन बोलते हैं। तो ठीक है, हो गया, क्षेत्र हो गया, वास्तु हो गया, खील हो गया, अपृहत हो गया, गोचर हो गया और अप्रदा। ये वाला एग्जाम में खूब पूछता है, खास करके खील के बारे में। गुप्त काल में परती ज़मीन को क्या बोलते थे, तो क्या हो जाएगा, खील। उसके बाद देखते जो बंदरगाह थे, उसमें जो व्यापार होते थे वो कैसे कैसे, देखो कैसे कैसे होता है समझो। तो पश्चिमी तट पे कई सारे बंदरगाह थे और पूर्वी तट पे, उसमें इंपॉर्टेंट खाली हमको पढ़ना है। पश्चिमी तट का जो एरिया था वहाँ पर कौन कौन सा बंदरगाह था, तो भड़ोच, कैम्बे और चेली। चोली है, चोल है, चोल है, चौल, सॉरी चौल है।
चौल एक बंदरगाह था। उसके अलावा पूर्वी तट पे कौन सा था? ताम्रलिप्ति और यंगसाला, ये बंदरगाह के नाम है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। उस समय लोगों का प्रमुख उद्योग यानी कि इंडस्ट्री वगैरह जो चल रहा था, जो बताया अभी कि व्यापार के लिए जो कर वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते थे, तो प्रमुख उद्योग कौन थे? कपड़ा निर्माण, यानी कि कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल का जो काम होता था, तो वो सबसे मेन काम था। कपड़ा बनाने का काम उस समय ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, क्योंकि कॉटन की फैब्रिक बहुत सारा था, तो उससे जो सिलाई वगैरह बहुत होता था, मतलब कपड़े की जो बुनाई कताई बहुत होती थी। उसके बाद एक चीज़ और देखो, निगम किसको कहते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। निगम कहते थे व्यापारियों की समिति को। व्यापारियों का जो समिति होता था उसको क्या बोलते थे? निगम। तो व्यापारी लोगों के समूह को, यानी कि जो समिति होता था, क्योंकि व्यापार किस तरह से होगा वो चीज़ वही सब लोग फैसला करते थे, तो व्यापारियों की समिति को क्या बोलते हैं? निगम। कॉर्पोरेट, जैसे आज भी बोलते हैं कॉर्पोरेट बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि व्यापारियों के समूह क्या बोलते हैं? निगम कहते हैं। अच्छा, उस समिति का जो प्रधान होगा, उसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी, यानी कि निगम का जो हेड होगा उसको क्या बोलते हैं? तो निगम तो व्यापारियों का समिति हो गया, व्यापारियों का समूह हो गया, ठीक है। तो व्यापारियों की समिति में जो हेड होगा, जो सारा फैसला करता होगा, उसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी। उसके बाद व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे? ये ध्यान देना, व्यापारियों की समिति है, व्यापारियों का कमेटी है, उस कमेटी में सारे व्यापारी लोग नहीं आते हैं, कुछ ही व्यापारी लोग आते हैं, ठीक है, मेन जो लोग होते हैं। तो ये व्यापारियों की कमेटी है, समिति है। और व्यापारियों का जो समूह होता था उसको बोलते थे क्या? सार्थ। क्या बोलते थे? सार्थ। तो सार्थ और निगम में कंफ्यूज मत होना, ये एक समिति का जो है एक समूह बोलते हैं। तो व्यापारियों की समिति को, जो व्यापारी का जो समिति है उसको क्या बोलते हैं? निगम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? व्यापारियों का समूह, यानी कि इसमें कई सारे व्यापारी लोग होंगे। अच्छा, हर एक व्यापारी का कोई ना कोई एक नेता, लीडर होता ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? सार्थवाह। तो ये याद रहेगा ना। तो सार्थ क्या है? व्यापारियों का समूह, और उसका जो लीडर है, जो नेता है, उसको क्या बोलते हैं? सार्थवाह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक गतिविधि। उस समय एक समाज में किस तरीके से चीज़ें चल रही थी। देखो, गुप्तकालीन समाज परंपरागत वही 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो पहले से भी कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद 4 वर्णों का आधार कर्म ना होकर के क्या हो गया? जन्म। जबकि वैदिक काल में क्या था? कर्म था, जो जैसा कर्म करेगा उसका जो है वैसा वर्ण होगा। उसके बाद देखो, वर्ण विभेद शुरू हो चुका था। यहाँ पे वर्ण का मतलब होता कलर, काला गोरा। भाई मैं क्यों काला, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो कृष्ण भगवान को भी इस चीज़ से दिक्कत था, राधा क्यों गोरी, अब मैं क्यों काला। जब भगवान को ही कलर से प्रॉब्लम है, आम इंसान की तो बात ही छोड़ो, काला होना तो खुद ही कह दें कृष्ण जी, है ना। तो वर्ण विभेद, तो वर्ण विभेद की समस्या यहाँ से शुरू हो चुका था। रंग, काला गोरा के आधार पर विभेद भारत में भी शुरू हो चुका था। वर्ण व्यवस्था तो था ही, और वर्ण विभेद भी शुरू हो चुका था। अब उसके बाद गुप्तकालीन ग्रंथों में 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। ये समझो, ग्रंथ में कहा गया है, जो समय की जो किताबों में लिखा गया है कि अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग जगह रहेंगे। जैसे अभी भी देख लो कि राजपूत लोगों का, जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनका अलग गाँव होता है, ब्राह्मणों का गाँव अलग होता है, जो वैश्य कुल के होते हैं बनिया लोगों का, उनका अलग एरिया होता है, अपना अपना सबका एरिया। आज भी देखो तुमको बहुत जगह पे बटा हुआ मिलेगा, खास करके गांव में ये चीज़ तो ज़रूर दिखता है, शहर में नहीं दिखेगा, क्योंकि शहर में ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है, जिसको जैसे मिला अपने सुविधा के हिसाब से सब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन गाँव में ये चीज़ आज भी है। जो दलित जाति है उनका तुम देखना गाँव ही अलग होता है, तो वो लोग चूँकि एक समूह में रहते हैं, तो वही रहने का सबका अपना अपना बस्ती अलग था, और वो चीज़ परंपरा आज भी तुमको दिख ही रहा है, जबकि इससे पहले की परंपरा में ऐसा नहीं था। उसके बाद न्याय संहिता जो बुक था, उसमें देखो क्या कहा गया। तो ब्राह्मण का जो कंपेयर है, तुला मतलब किससे? तराजू। तराजू का मतलब है कि आपको एक बैलेंस में रहना चाहिए। ब्राह्मण हो, आपके ऊपर बहुत दायित्व है, जिम्मेदारी है, आपको तो धर्म के कई सारे रूल्स रेगुलेशन एकदम कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो उनका रखा गया तुला। उनका तुलना किससे किया गया? तुला से। क्षत्रिय का किससे? अग्नि। आप एकदम अग्नि की तरह तेज रहो, मतलब आपका काम है सुरक्षा करना। उसके बाद क्या? वैश्य का काम क्या है? जल से, क्योंकि व्यापार ये जल के माध्यम से ज़्यादा करते थे, और वैसे भी जल का ही मतलब कि इनका तुलना किसे करते थे? जल से करते थे। जबकि शूद्र का किसे करते थे? वित्त। शूद्र हमारे समाज के लिए क्या है? विष के समान है। जबकि वैश्य क्या है? जल के जैसा है। क्षत्रिय अग्नि के जैसा है, और ब्राह्मण तुला के जैसा है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि शूद्र लोग जब इसको पढ़ेगा न्याय संहिता को, तो उनको कैसा फीलिंग आएगा, समझ रहे हो। और इसके लिखने वाले जो इसको लिखा होगा, उसको जब एक बार देखता होगा तो एक बार उसका शकल देखता होगा, और एक बार अपना जूता देखता होगा। कितना समझ रहे हो अंदर से कैसा गुस्सा आता होगा उसको।
उसके बाद ब्राह्मण के प्रमुख अध्ययन, सॉरी कर्तव्य, यहाँ पे प्रमुख कर्तव्य क्या है भाई? अध्ययन करो, खुद पढ़ो, अध्यापन करो, पढ़ाओ, यज्ञ कराओ, ठीक है। और उसके बाद दान देना, ध्यान देना, देना भी है, सिर्फ लेना ही नहीं है, दान देना भी चाहिए। वो अलग बात है कि ज़्यादातर लोग जो पुजारी लोग होते हैं उसमें तुम देखना कि वो लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि देना मज़ा नहीं आता है। तुम देख लो ना, गांव में जब कोई कर्मकांड वगैरह जब कोई डेथ कर जाता है तो जब जो हमारे यहाँ जो नाई आते हैं तो नाई और ब्राह्मण दोनों मिलकर करते हैं। फिर देखना उन दोनों में झगड़ा कैसे होता है लेन देन में। जो उनको खटिया, चौकी, पलंग, क्या क्या जो मिलता है, पलंग तो नहीं मिलता है, पलंग ज़्यादा हैवी हो गया, कुछ लोग देते हैं, गाय वगैरह देते हैं, चप्पल, अंडरवियर तक सब चीज़ मिलता है उनको। मतलब जो भी चीज़ उनकी ज़रूरत का है टोटल चीज़ मिलता है। उसमें भी तुम देखना दोनों में जो है छीना झपटी जो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो कि शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ, शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब देखो थोड़ा सा सुधार तो हुआ, इसलिए क्योंकि अब उनको रामायण पढ़ने के लिए अधिकार मिल गया, सुनने के लिए, ध्यान रखना, पढ़ने के लिए नहीं क्या, क्योंकि पढ़ना तो आ नहीं रहा उनको, अब छूना भी नहीं है किताब उनको। पढ़ने के लिए किताब छूना पड़ेगा ना, किताब टच कर गए तो पवित्र ग्रंथ हमारा क्या हो गया, अपवित्र हो गया। अब बताओ कि वो ग्रंथ कितना कमज़ोर होगा जिसको छूने मात्र से अपवित्र हो जाता है। समझ रहे हो? हमको तो उसी पे सवाल उठाना है कि कहते हैं कि गीता हमारा बहुत ही पवित्र है, हाँ पवित्र है, हाँ तो छूने से अपवित्र हो जाएगा। ये समझ रहे हो बात को? जैसे कहते हैं कि धर्म कमज़ोर, हमारे धर्म खतरे में है। भाई तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर क्यों है जो हर बात पे खतरे में? जब भी कोई सवाल उठाओ तो आपका धर्म ही खतरे पे आ जाता है। वैसा धर्म से क्या, वैसे धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं, फिर ऐसे धर्म का क्या मतलब है जो चेंजिंग को, बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, जो बदलाव से डरता हो, उसको डरपोक कहते हैं ना। तो वैसे रिलीजियस जो ट्रेडिशंस होते हैं या फिर जितने सारे जो लिटरेचर्स होते हैं, जो उसमें तमाम तरह की बातें, बहुत सारी बातें जो अभी के हिसाब से परफेक्ट नहीं है वो, तो यही जब चेंजिंग करने की बात होती है तो धार्मिक गुरु नाराज हो जाते हैं कि नहीं, गीता में तो ऐसा लिखा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे। तो वेट करो, तब तक रहने दो, तब तक पता चला कि जो विष्णु के 10वें अवतार है लूट मचा के चले जाएंगे। फिर जपते रहना, ताली थाली पिटते रहियो, अभी तो मज़ा आ ही रहा है सबको। तो शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब सुनने का इनको अधिकार, चुपचाप सुनना है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चुपचाप सुनो, अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ काम का चीज़ मिल ही जाएगा उसमें, उम्मीद करना ऐसा। जबकि वास्तविकता ये है कि रामायण महाभारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि उनके हिसाब से फिट नहीं बैठता है। क्षत्रिय, जैसे कृष्ण खुद ही जो महाभारत में अर्जुन को जब समझाते हैं तो वो खुद ही क्षत्रिय धर्म का जो है पूरा एकदम व्याख्यान कर चुके हैं। क्षत्रिय को ये होना चाहिए, क्षत्रियों को वो होना चाहिए। अब क्षत्रियों का दुनिया भर का गुणगान कर दिया। अब बाकी धर्म वाले क्या, बाकी जो क्लास के उनका क्या काम, उनके बारे में भी तो बताओ। तो यही चीज़ है। चांडाल पढ़े थे ना, चांडाल का समाज में कैसा था? बहुत ही निम्न स्थान था, घटिया स्थान था। अब चांडाल किसको कहते थे? जो मांस मछली मदिरा वगैरह सेवन करते थे वो चांडाल थे। उस हिसाब से देख लो, अभी के ब्राह्मण की बात करो, अभी के क्षत्रिय की बात करो, चारों क्लास में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कि चांडाल नहीं है? चांडालों का ही भरा हुआ है। किसमें ऐसा है कि मांस मछली मदिरा नहीं खाता होगा? क्या ब्राह्मण में लोग नहीं खाते हैं? कभी बाबा धाम जाना, सावन में हम लोग बेशक ना खाते हो, लेकिन वो लोग मज़े से खाते हैं। सभी नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हैं, जो पंडा हैं, मज़े से खाते हैं। और उनसे कभी बात करो तो वो क्या बोलते हैं? अरे अभी पैसा कमाते हैं तो अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? ये लॉजिक देते हैं। तो ऐसे ऐसे भी पीस हैं जो अपने आप में क्या है। तो जरा सा उनको ये भी दिखाना कि तुम उस हिसाब से क्या हो, है ना। जब बाबा धाम कभी जाओगे तो वहाँ पर वो कराते हैं क्या, ये जब कांवर लेके जाओगे तो वहाँ तुमसे जो है, जब 1 किलोमीटर के आसपास जो दर्शनीय एक जगह है तो वहाँ पर जब जाओगे तो वो कहेंगे अब तुम्हारा जो यहाँ पे फिर से संकल्प कराते हैं, फिर उसके लिए मंत्र जाप ये सब वो सब करते हैं रहते हैं वो सब। तो भाई जो आदमी इतना दूर से खुद ही कांवर लेकर आया जल चढ़ाने के लिए, वो तो संकल्प अपने आप में है ना, फिर एक्स्ट्रा संकल्प का क्या ज़रूरत है? तो दरअसल ये क्या लूट खसोट है। धर्म के नाम पे जितना लूटना है लूटो, चल ही रहा है लूट। और लोग भोंदू किस्म के हैं, लुटाते भी हैं, खुद भी लूटते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि प्लीज़ तुम भी इस बार लुटवा कर आ जाओ, लुटवाओ प्लीज़ लुटवाओ, तुमको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, लुटवा जाओ। लूटने के लिए तो वो चांडाल बैठा है, ये बैठा है, ठीक है। उसके बाद देख लो फाहियान। फाहियान क्या बोला चांडालों के बारे में? चूँकि चांडाल का कंसेप्ट यही लाया था। ये बोला कि चांडाल शहर नगर से बाहर रहते थे।
जो मांस मछली मदिरा खाएगा वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। लेकिन ये बात अच्छा था कि जो वेजिटेरियन के मामले में वो बहुत ज़बरदस्त काल रहा था। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, मतलब दूसरे एंगल से अगर देखोगे तो बहुत अच्छा था जानवरों के लिए, बेचारे जानवर को कोई टॉर्चर नहीं करता था। इस मामले में काफ़ी अच्छा काल देखा जाएगा। गुप्तकालीन अभिलेख में कायस्थ जाति का वर्णन होता है। जो लाला जाति जो है हमारे सिन्हा जी है ना, तो सिन्हा जी टाइप के जो लोग थे वो तभी एक नया जाति का जो है उस समय मतलब कह सकते लोग जाने इंट्रोड्यूस किया गया कि कायस्थ नाम का एक जाति हुआ। वो कायस्थ जाति आया कैसे, तो भूमि या भू राजस्व के स्थानांतरण के कारण। भू राजस्व मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करता होगा भाई, या फिर हो सकता है कि ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया उसको मिल चुका होगा, है ना। तो ये अच्छा कार्य इसका क्या था, लेखन, ज़मीन का पूरा हिसाब किताब करना, कितना टैक्स किससे लेना है। लेखांकन, पूरा उसको जो है ऑडिट करना, उसको अच्छे से कितना मतलब बकाया वगैरह रह गया। गणना करना, उसको आय व्यय जो इनकम और जो है क्या एक्सपेंडिचर हुआ, आय व्यय कितना रहा। और के साथ साथ भूमि कर के अधिकारी भी यही था, क्योंकि टैक्स वगैरह यही लगाता था, वसूलता भी यही था। तो लाला जी कौन थे, जो लिखना पढ़ाना अच्छे से जानते थे। कहते हैं लाला जी कलम के ताकतवर होते हैं, उसके कलम में बहुत दम होता है। ये तभी से लोगों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कायस्थ जाति के बारे में हो गया। अब देखिए आज का जो ये लेक्चर है ये हमारा यहाँ पे तो फिनिश हो गया, लेकिन जो अगला वीडियो होगा हमारा वहाँ पर होगा कि गुप्त काल में जितने भी जो कवि हैं उनके रचनाएं कितने हैं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग पॉज करके आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, उसको एक एक करके आप लोग कभी मौका मिले तो दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक यहाँ पर छूट गया हो या फिर इससे रिलेटेड कोई और बात यहाँ पर रह गया हो तो उसको हम कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब देखते हैं हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई कौन कौन था। जैसे अभी के हिसाब से अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे ग्राम, जिला, राज्य, देश, इस तरह का जो इकाई होता है उस समय इस चीज़ का थोड़ा अलग नाम था। तो उस समय जो ग्राम था, गांव को ग्राम कहते थे। अच्छा, गांव के जो मुखिया होते थे, जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, उसको ग्रामपति बोलते थे या फिर महत्तर कहते थे। ठीक है, उसके बाद जो गांव से जो ऊंचा जो ऊपर का जो हायरार्की था उसमें कौन था, तहसील या फिर जिसको वीथी कहते हैं। ठीक है, इसी तहसील या वीथी को क्या बोलते थे, पेठ। और पेठ के जो हेड होते थे उसको क्या बोलते थे, पेठपति बोलते थे। पेठपति, ये तो बहुत सिंपल है। पेठ के बाद क्या है, विषय, जो जिला, जिसको वर्तमान में जिला कहते हैं, जिला को पहले क्या बोलते थे, विषय कहते हैं। और विषय का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, विषयपति कहते हैं। उसी प्रकार से विषय के बाद क्या होता है, मुक्ति। मुक्ति जो होता है वो किसका होता है, प्रांत या फिर राज्य को क्या बोलते थे, मुक्ति बोलते थे। और मुक्ति के जो हेड होते थे उसको क्या बोलते थे, उपरिक। जैसे कि राज्य का भी जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। उस समय मुख्यमंत्री को क्या बोलते थे, उपरिक कहते थे। अच्छा, जो देश होता था, देश को तो देश ही बोलते थे, तो देश का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, उसको गोरना बोलते थे या फिर गोपति कहते थे। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, गोप्ता। अब देखो ये चीज़ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका हायरार्की सजाने के लिए दे दिया है, या फिर यही पूछ देगा कि मुक्ति निम्नलिखित में से गुप्त काल में क्या था। कभी हो सकता है विषय के बारे में पूछ ले कि विषय किसको कहते थे। गुप्त काल में संबंधित जो सवाल यही सब पूछा जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड है वो जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो गोप्ता, गोप्ता किसको कहते थे, जो सीमांत शासक के प्रधान होते थे, यानी कि वैसा एरिया जो दूसरे देश के क्या होता था, बाउंड्री पे होता था। तो सीमांत शासक के प्रधान को क्या बोलते थे, गोप्ता कहते थे। गोप्ता खूब पूछा है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोप्ता क्या था, सीमांत शासकों के प्रधान को कहते थे। उसके अलावा कर व्यवस्था किस तरह से चलता था उस समय, टैक्स सिस्टम। देखो हम अभी जस्ट बताए थे कि भूमि संबंधी कर क्या होता, बढ़ा हुआ था, बढ़ाया गया था, जबकि व्यापार कर को कम किया गया था। क्यों कम किया गया था, ताकि हम व्यापार अच्छे तरीके से कर सके। उसके अलावा भूमि कर को किस नाम से बोलते थे, भाग। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग क्या था, कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भाग क्या है, तो भाग अपने आप में क्या है, भूमि कर है। उस समय कितना लगता था, 1/6 से 1/4 तक के आसपास लगता था। अब देखते हैं विभिन्न कर, जो कई प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते थे, ये सारे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। यहाँ से क्वेश्चन इतना बार पूछा जा चुका है, तुम कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलटाना,
गुप्त काल से जब भी सवाल आया है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। तो सबसे पहले कौन सा कर है? भाग, अभी जस्ट पढ़े थे। भाग किसको कहते हैं? भूमिकर। उसके बाद क्या आता है? भोग। कहते हैं ना भाग भोग अच्छा है तो बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया चल जाएगा, है ना। तो भाग के बाद क्या हो जाएगा? भोग। भोग मतलब किसको कहते हैं? राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल और सब्जी, भोग लगाओ। ये तो बहुत ईजी है। तो राजा को जो भोग लगाएंगे, तो भोग में क्या लगेंगे? राजा को अच्छा अच्छा फल दे दो, है ना, सब्जी दे दो। चलो भाई राजा को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, तो वहाँ तो थोड़ा मिठाई वगैरह, लड्डू, बतासा, मिश्री, है ना, ये सब चीज़ लेके जाते हैं, तो वो भोग लगाते हैं। उस समय राजा को भोग इस चीज़ से लगता था। उसके बाद है उदंग। उदंग ये क्या है? अस्थाई काश्तकर से लिया गया कर। जो काश्तकर जो होता था, जो परमानेंट काश्तकर जो होता था, उससे हम लोग टैक्स लेते थे। इसके अलावा क्या चाहिए? काश्तकर का मतलब वही ज़मीन से रिलेटेड जो होता है ना, तो जो ज़मीन का जो मालिक होता है उससे जो लिया जाने वाले कर था एक तरह से। उसके बाद ऊपरी कर क्या होता है? ऊपरी कर मतलब अस्थाई कृषक द्वारा दिया गया कर। वैसा किसान जो परमानेंट टाइप का नहीं है, तो उससे जो लिया गया कर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊपरी कर। हाँ, उदय एक तरह से अस्थाई। जो काश्तकार का मतलब तो कई सारे जो है किसानों उसके अंदर आते हैं। काश्तकार मतलब कई सारे किसानों का मालिक होता है एक तरह से वो, ठीक है, उससे जो लिया गया टैक्स होता है। ऊपरी कर का मतलब होता है कि जो अस्थाई, जो मतलब परमानेंटली किसान नहीं है, जो टेम्प्रोरी टाइप का किसान है, तो उससे ऊपरी कर लेते थे। चलो भाई ठीक है, अभी तुम नया नया बने हो, टेम्प्रोरी हो, ऊपर से जो मिलता है दे देना। तो ऊपरी कर मतलब किसको? अस्थाई कृषक। ये याद रखने का ना कुछ जो है ट्रिक्स याद रखना। उसके बाद बलि, धार्मिक कर। तो निम्नलिखित में से बलि क्या है? बलि क्या एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो धर्म कर्म के नाम पे देना पड़ेगा। उसके बाद है प्रत्याय भूतावात। बड़ा टेढ़ा सा नाम है, प्रत्याय भूतावात। भूत वगैरह कुछ आता होगा। तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर, यानी कि विदेशों से जो भूत लोग आएंगे सामान ले करके, ठीक है, उस भूत पर जो टैक्स लगाते थे, है ना, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाते थे। क्यों लगाते थे? ताकि वो चीज़, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पर सस्ता बिकेगा, तो फिर हमारा सामान नहीं बिकेगा, तो इसलिए ये टैक्स लगाते थे। तो भूत लोगों पर टैक्स लगाना जरूरी था, विदेशी लोगों पर, है ना। तो प्रत्याय भूतावात याद रहेगा। उसके बाद क्या? शुल्क। तो शुल्क किस पे? जैसे सीमा शुल्क, बाउंड्री जो आते था दूसरे देश से व्यापारी लोग, सीमा शुल्क देते थे। और जो बिक्री करते थे, सेल टैक्स जिसको कहते हैं, तो सेल टैक्स को क्या बोलते थे? शुल्क कहते थे। ये हमारा हो गया। अब जरा सा देखते हैं कि करों का भुगतान वहाँ पर जो भी जस्ट पढ़ाए थे, वो करों का भुगतान या तो अनाज के रूप में होता था और या फिर नगद के रूप में। तो अनाज के रूप में जो भुगतान होता था उसको बोलते थे मे। क्या बोलते थे? मे। ले भाई मे ले जा। मे ले जा मतलब क्या? अनाज ले जा, मे ले जाओ। और जब नगद देता था तो नगद को क्या बोलते थे? हिरण्य। अब लगता हो जैसे कि हिरन को ले जाता होगा, हिरन वगैरह नगद है, मतलब कैश ले जाना है। ले जा भाई हिरन, ले जा हिरन, पैसा ले जा, ठीक है। उसके बाद क्या है? अग्रहार। अग्रहार क्या है? धार्मिक या शैक्षणिक कार्य हेतु दिया गया दान। कौन देगा दान? राजा देगा। या तो ब्राह्मण को देगा, तो ब्राह्मण को देगा तो किस मकसद से देगा? धार्मिक कार्य के लिए। अब मंदिरों को भी देता था, तो मंदिर वगैरह बनाने के लिए, या फिर वहाँ पर मंदिर में पहले पढ़ाई भी होते थे, ठीक है, तो शैक्षणिक कार्य भी कराए जाते थे। वैसे से शैक्षणिक कार्य करवाएंगे किनके माध्यम से? ब्राह्मणों के माध्यम से ना, क्योंकि पढ़ाते तो वही थे। उसके बाद क्या है? कृषि। तो कृषि उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय था। जबकि हमने पढ़ा कि व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन ये भी चीज़ देखो कि हर काल से भारत का ये इतिहास रहा है। एक हड़प्पा काल को छोड़ दें तो अधिकांश समय में मुख्य व्यवसाय क्या रहा है? कृषि रहा है। जबकि हड़प्पा काल में नगरीकरण का दौर था, वहाँ पर व्यापार ज़बरदस्त तरीके से चलता। हालांकि वहाँ भी अधिकांश लोग तब भी कृषि करते थे। और किस चीज़ पे? खेती कैसे होगा? वर्षा पे। आज भी देख लो खेती की स्थिति वही है कि बारिश होगी, इंद्रदेव जी जब मूड उनका होगा तो बारिश होगी, बारिश होगा तो खेती होगा, अगर ना फिर तो रहने दो सूखा। तो आज भी सूखा पड़ता ही है। अब इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा जो